हेलो फ्रेंड्स, अफजल आईएएस एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद अफजल और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा। पिछली क्लास में हमने भारत की स्थिति और विस्तार को पढ़ा था। भारत की स्थिति और विस्तार को हमने बहुत बारीकी से पढ़ा था, एक एक पॉइंट को मैंने आपको समझाया था और जितने क्वेश्चंस बन सकते थे इस टॉपिक से उस सारे टॉपिक्स को मैंने क्लियर करने का प्रयास किया था। आशा है कि आप सबको क्लास बेहतर लगी होगी। अफजल आईएएस एकेडमी की तरफ से वो मेरी पहली क्लास थी और ये दूसरी क्लास है। उस क्लास के माध्यम से मैंने अपनी पूरी ऊर्जा, अपने पूरे क्षमता को झोंक दिया था उस क्लास में और मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर क्लास लगी होगी। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा। ये भी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड्स। कई सारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कर्क रेखा, आपको पता है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है और जो भारतीय मानक समय रेखा ये हमने निर्धारित की है जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से होकर गुजरती है। इसको आगे हम देखेंगे। तो अभी हम बात करते हैं कर्क रेखा के विषय में। देखिए, जो कर्क रेखा है ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसको हम देखते हैं कहाँ से गुजरती है। इस तरीके से देखिए, जो कर्क रेखा है फ्रेंड्स वो भारत के एकदम मध्य से गुजरती है। ये इस तरीके से ये कर्क रेखा है और इसको हम किसी दूसरे इसको एक अलग रंग से इसको हम कर देते हैं, कलर से, रेड कलर से कर देते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो ये कर्क रेखा है और ये भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। लगभग ये बीचों बीच से गुजरती है और भारत के 8 प्रदेशों से होकर ये रेखा गुजरती है। और इस रेखा के मतलब जब मैंने आपको भारत की स्थिति और विस्तार बताया था तो मैंने कुछ प्रमुख आपको रेखाएं बताई थी। कर्क रेखा से भी कई सारे चीज़ें या बन सकती हैं, उसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम इस कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा से इन रेखाओं के होने से जो भी स्थिति बन सकती है उसको हम यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद फिर आगे हम भारत के कर्क रेखा पे चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर एक हम बना लेते हैं, पृथ्वी का चित्र बनाते हैं। पृथ्वी का एक चित्र हमने बनाया। आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है तो वो पूर्णतः गोल नहीं है। हमारी पृथ्वी की जो आकृति है वो जियाड आकृति है। कहने का मतलब ये है कि ये कहीं कहीं पर उभरी है और कहीं पे चपटी है। तो हमने पृथ्वी की आकृति आपको बता दी थी, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम इसमें जो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण रेखा जो मैंने आपसे कहा। देखिए, जो एक रेखा बीचों बीच से यहाँ से गुजरती है तो इसे कहा था हमने 0 डिग्री, यानी इसे भूमध्य रेखा कहा था हमने। इसे क्या कहा था? भूमध्य रेखा। एक रेखा, अभी जो भूमध्य रेखा के 2 कार्य होते हैं फ्रेंड्स। ये क्या करती है? ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। देखिए, जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला भाग, ये कहलाता है आपका उत्तरी गोलार्ध और ये जो नीचे वाला भाग है ये कहलाता है आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो ये भूमध्य रेखा का 2 कार्य होता है। इसके ऊपर इस रेखा के ऊपर यहाँ पर एक रेखा यहाँ पे खिंची हुई होती है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश पे, इसे कहा जाता है कर्क रेखा। कर्क रेखा, ये जो रेखा आप यहां देख पा रहे हो यही रेखा ये है। तो ये रेखा हो गई। उसके बाद भूमध्य रेखा के नीचे यानी दक्षिण की ओर यहां पर एक रेखा यहां और खिंची हुई होती है और इस रेखा को कहते हैं 23.5 डिग्री साउथ, यानी दक्षिणी, इस तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसके लिए इसको साउथ कहेंगे। दक्षिणी अक्षांश है ये। तो ये रेखा मैंने बता दी आपको। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा के यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर भी एक रेखा यहाँ खिंची हुई होती है। ये खिंची हुई होती है 66.5 डिग्री नॉर्थ में। इसे हमने कहा था आर्कटिक वृत्त। इसे हमने नाम दिया था, आर्कटिक वृत्त का नाम दिया था। वृत्त इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये जो रेखा है ये पूरा इसने पृथ्वी को घेर के रखा हुआ है। उसके बाद फिर हमने बात की थी, यानी 23.5 डिग्री साउथ के नीचे यहाँ पर एक रेखा यहाँ पर 66.5 डिग्री पे और खिंची हुई होती है साउथ पे ही। इसे कहते हैं हम अंटार्कटिक वृत्त। इसे कहते हैं हम अंटार्कटिक वृत्त। देखिए, अब इन रेखाओं के होने से कुछ इसमें चीज़ें, कुछ ऐसी संभावनाएं बनती हैं, उसको हम इसमें देखने का प्रयास करेंगे और वो संभावनाएं महत्वपूर्ण है। देखिए क्या होता है, यानी इसमें
जो ये भूमध्य रेखा के नीचे यानी 23.5 डिग्री साउथ से लेकर के 23.5 डिग्री नॉर्थ तक का ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र पूरा क्षेत्र ये क्षेत्र है आपका उष्णकटिबंधीय। ये क्षेत्र कहलाता है उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय, हिंदी में इसे कहेंगे ट्रॉपिकल। क्या होता है, क्यों ये उष्णकटिबंधीय मतलब गर्म वाला प्रदेश है। क्यों गर्म वाला प्रदेश है? क्योंकि जो सूर्य का किरणें हैं तो यहां पर एकदम सीधी पड़ती है, तिरछी नहीं पड़ती हैं। सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? यहाँ पर एकदम सीधी पड़ती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में का जो यहाँ का जो क्षेत्र का जो इसमें जो जलवायु हो जाती है वो उष्णकटिबंधीय हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच का जो ये क्षेत्र होता है, ये जो क्षेत्र हो जाता है, यहाँ की जो जलवायु हो जाती है वो हो जाती है उपोष्ण। क्या हो जाती है? उपोष्ण। इसे सब ट्रॉपिकल कहते हैं। उसके बाद जो 66.5 से यहाँ तक ये उत्तरी ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव का जो यहाँ पर जो एक आपका जो बन जाता है क्षेत्र, ये बन जाता है शीत कटिबंध। ये बन जाता है शीत कटिबंध बन जाता है। ये क्षेत्र क्या बन जाता है? शीत कटिबंध। वही नीचे भी होता है। उसके बाद 23.5 से 66.5 के बीच का जो ये क्षेत्र हो जाता है, ये क्षेत्र भी हो जाता है उपोष्ण हो जाता है, ये उपोष्ण। और यहाँ नीचे यानी 66.5 से नीचे यानी दक्षिणी ध्रुव की ओर ये एक क्षेत्र बन जाता है, ये बन जाता है शीत कटिबंध। कहने का मतलब ये है कि जो है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। उसके बाद थोड़ा गर्मी उपोष्ण में, सब ट्रॉपिकल में थोड़ी गर्मी जो है ठंडी हल्की पड़ती है। और यहाँ जो ये क्षेत्र होता है शीत कटिबंध वाला, ये पूरा क्षेत्र एकदम बहुत ज़्यादा ठंडी यहाँ पर पड़ती है। इसको हम समझेंगे कैसे ये होता है, क्यों होता है। देखिए इसको हम समझने का इस तरीके से प्रयास करेंगे। मान लीजिए ये हमारी जो है, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सन है और ये हमारी पृथ्वी है। ठीक, तो ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, और ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा। उस तरीके से फिर ये जो है आपका 23.5 डिग्री साउथ यानी मकर रेखा। ठीक, तो जो सूर्य की किरणें होती हैं तो वो भूमध्य रेखा पर यानी इस भूमध्य रेखा पर एकदम सीधी पड़ती हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर यानी 23.5 पर हल्की तिरछी पड़ती हैं, हल्की यहाँ पर तिरछी पड़ती है। उसके बाद यानी यहाँ पर ध्रुवों पर एकदम तिरछी पड़ती हैं। इसी कारण क्या होता है कि जब इसीलिए जो है सूर्य की किरणें यहाँ पर भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसी कारण क्या होता है कि बीच का जो टेम्परेचर होता है या जो यहाँ की जो जलवायु होती है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। इस क्षेत्र में जितने भी देश पाए जाते हैं उन सारे देशों की जो जलवायु है फ्रेंड्स वो गर्म जलवायु है। यानी इसको हम समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि भारत कहाँ पर है। यानी जो हमारा ये कर्क रेखा ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। यानी कहने का मतलब है कि हमारा जो देश है भारत, तो वो यहीं पर तो स्थित है। यानी कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। बात करते हैं भारत की जलवायु की। तो जो भारत की जलवायु है फ्रेंड्स, तो वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु। अब इसमें प्रश्न आता है कि भाई उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु इसके लिए जोड़ा जाता है भारत के मौसम में या उसके क्लाइमेट में, क्योंकि जो भारत है इसमें जो वर्षा होती है तो वो 2 मानसूनों से होती है। ठीक है, और जो उस तरीके से मानसून कौन कौन से हैं, एक है आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून और एक है उत्तरी पूर्वी मानसून। तो मानसूनी जो जलवायु इसके लिए कहा जाता है क्योंकि मानसूनों से ही यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। इसी के लिए जो भारत की जलवायु की बात की जाती है तो भारत की जलवायु हो जाती है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्यों कहा गया है, ये है क्योंकि हमने यहाँ पर आपको बताया है कि आधा क्षेत्र पड़ता है उष्ण में और आधा क्षेत्र तो पड़ता है उपोष्ण में। आप भी देख पा रहे हो भाई, आप भी तो देख पा रहे हो, आधा क्षेत्र पड़ता है उष्ण में और आधा क्षेत्र पड़ता है उपोष्ण में। यानी ये है उष्ण और ये है उपोष्ण। भाई स्पष्ट है।
अगर सिद्धांत से देखा जाए, थ्योरीज देखा जाए, थ्योरीज क्या कहती है कि आधा क्षेत्र जो भारत का है वो पड़ता है उष्ण में और आधा पड़ता है उपोष्ण में। लेकिन भारत की जो जलवायु उष्णकटिबंधीय ही क्यों है, क्यों मिक्स नहीं है? इसके पीछे कारण है फ्रेंड्स, इसके पीछे कारण क्या है हम समझते हैं। देखिए, भारत की जो कुछ भौतिक संरचना ही कुछ ऐसी है, कुछ ऐसे इसकी जो है ऐसे कुछ महत्वपूर्ण इसमें भौतिक एलिमेंट है जो यहाँ पर पाए जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि जो इसकी पूरी जलवायु हो जाती है वो पूरी जलवायु जो है तो उष्णकटिबंधीय हो जाती है। वो दो कौन सा ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिससे इसका जो पूरी जलवायु यानी यहाँ से लगा करके यहाँ तक की जलवायु पूरी उष्णकटिबंधीय हो जाती है? तो वो है जो दो महत्वपूर्ण उसमें फैक्टर हैं, वो हैं, एक यहाँ पर फैला हुआ है, यहाँ पर एक फैला हुआ है आपका हिमालय, यहाँ पर फैला हुआ है क्या, हिमालय, और यहाँ पर स्थित है थार का रेगिस्तान या थार का मरुस्थल। मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, एक होता है शीत मरुस्थल और एक होता है मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट। तो इस तरीके से मरुस्थल है, ये राजस्थान में स्थित है। तो इन दोनों के होने से के परिणाम स्वरूप जो भारत की जो इसका जो जलवायु हो जाती है वो उष्णकटिबंधीय हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो हिमालय स्थित है, पूर्व जो है उत्तर में स्थित हिमालय है जो यहाँ से साइबेरिया से आने वाली हवाओं को रोकता है। और दूसरी बात इसका दूसरा है इसका ये कि यहाँ से जब उठती हैं दक्षिणी पश्चिमी जो है जब मानसूनी पवनें उठती हैं तो जाकर के फिर ये जब टकराती हैं हिमालय से तो इस क्षेत्र में वर्षा बहुत ज़्यादा कर पाती हैं। इसी कारण यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है और जो मानसूनी पवनें होती हैं वो हिमालय को पार करके बाहर नहीं जा पाती हैं। तो इस कहने का मतलब ये है, अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि अगर भारत आधा पड़ता है उष्ण में और आधा पड़ता है उपोष्ण में, तो भारत की जलवायु को हम उष्णकटिबंधीय ही क्यों कहते हैं, क्यों उसे उष्ण उपोष्ण नहीं कहते हैं? तो उसका कारण यह है कि हिमालय की जो है अवस्थिति और जो है थार के मरुस्थल जो है जो मरुस्थल है इसका थार का मरुस्थल, इसकी अवस्थिति के कारण जो भारत की जलवायु हो जाती है फ्रेंड्स, तो वो हो जाती है उष्णकटिबंधीय या मानसूनी जलवायु जिसे हम कहते हैं। ये चीज़ें इसमें हमने देखी। आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद यानी हमने इसमें जान लिया कि भारत की जो जलवायु क्या है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने जो है कर्क रेखा पर और उसमें देखते हैं कि ये कर्क रेखा है जो तो भारत के किन किन प्रदेशों से होकर गुजरती है, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसको मिटा देते हैं हम यहाँ पे। देखिए, बात करते हैं कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा भारत के 8 प्रदेशों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से प्रदेश हैं उसको हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पर एक प्रदेश है गुजरात। गुजरात के बाद एक प्रदेश यहां पड़ता है राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, तो आपके 1 2 3 4 5 6 पश्चिम बंगाल हो गया। उसके बाद यहां पर है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा स्टेट भारत का ऐसा स्टेट है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ और एक यहां पर अंतिम स्थान पड़ेगा आपको मिजोरम। ठीक है, तो ये कुछ जो है
8 प्रदेश ऐसे हैं जो कर्क रेखा से या जो कर्क रेखा के रेखा पर स्थित हैं या इनसे कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहले हम इसमें आपने ये देख लिया कि अमूमन क्या होता है कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं अब तक के यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या जितने भी एग्जाम्स हो, तो उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न बड़े सीधे से सिंपल से होते हैं प्रश्न। अमूमन ये आपसे पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा भारत कितने स्टेट से गुजरती है, या जो है सबसे अंतिम में किस स्टेट से गुजरती है, या सबसे पश्चिम में किस स्टेट से है, कौन सा स्टेट है, और सबसे पूर्व में कौन सा स्टेट है। ये सब बहुत पुरानी चीज़ें हो गई हैं। अब जो आपके जो आयोग है वो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो और आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हो। तो इसी को मैंने ध्यान में रख करके इसमें थोड़ा कुछ ऐड किया है, उसको अच्छी तरीके से इसको डीप समझने का हमने प्रयास किया है। कैसे उसको देखते हैं यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इन स्टेटों की हम देख लेते हैं कैपिटल्स कि इनकी कैपिटल्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले कैपिटल्स देखते हैं इसकी, गुजरात की। देखिए गुजरात की जो कैपिटल है तो यहाँ पर है वो गांधीनगर। देखिए जहाँ जहाँ पर मैं लिखते जाऊँगा वहीं पर आप भी लिखते जाइएगा। इसके पीछे कारण है, मैं वो आगे आपको बताऊंगा। देखिए राजस्थान की है जयपुर, मध्य प्रदेश की है भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर, झारखंड की रांची, पश्चिम बंगाल की कोलकाता। ठीक, ये कोलकाता हो गई इसकी। उसके बाद बात करते हैं हम त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा की जो कैपिटल हो जाएगी वो हो जाएगी अगरतला। और मिजोरम की क्या हो जाएगी, आइजोल। क्या हो जाएगी, आइजोल। तो ये कुछ कैपिटल्स हैं उन प्रदेशों की जो प्रदेश कर्क रेखा पर स्थित है। अब इसमें आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे प्रश्न कर सकता है कि बताइए कि जितने भी प्रदेश, 8 प्रदेशों की, कितने प्रदेशों की कैपिटल जो है तो कर्क रेखा के उत्तर में है, और कितने प्रदेशों की जो कैपिटल्स है वो कर्क रेखा के दक्षिण में। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो वो भी मैंने यहाँ पर क्लियर किया। देखिए 3 प्रदेश ऐसे हैं जिसमें से राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, और अगरतला की, त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, और मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। इन तीनों प्रदेशों की जो कैपिटल है वो कर्क रेखा के कहाँ पे है, उत्तर में है। तो यहां पर हम लिख देते हैं गुजरात, गुजरात नहीं लिखते हैं, पहले हम राजस्थान, त्रिपुरा व मिजोरम की राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में है, ठीक, क्लियर हो गया। यानी राजस्थान का जयपुर, त्रिपुरा का अगरतला और जो है मिजोरम की आइजोल, ये क्या है, ये कर्क रेखा के उत्तर में है। बाकी जितने शेष प्रदेश जो बचते हैं उसमें क्या है, बस पहले आपका जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इनकी जो कैपिटल्स है वो क्या है, वो कर्क रेखा के दक्षिण में है। तो उस तरीके से लिख सकते हैं हम। यहां पर एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या फिर एक झारखंड। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। यानी इन जो है पांचों की जो कैपिटल्स हैं, झारखंड की जो कैपिटल है, जो राजधानी है, राजधानी कर्क रेखा के
दक्षिण में स्थित है। ठीक, यानी इन 5 की जो कैपिटल्स है वो कर्क रेखा के दक्षिण में है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है अब आपसे आयोग। तो इसी तरीके से आपको उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है इसकी। तो इस तरीके से ये चीजें इसमें हो गई। अब हम इसमें एक क्वेश्चंस और इसमें बना सकता है आयोग कि यानी इनमें जो प्रदेश हैं उनकी कैपिटल्स, कौन सी प्रदेश की जो कैपिटल्स है वो कर्क रेखा के समीप है और कौन से प्रदेश की कर्क रेखा जो उसकी कैपिटल है वो कर्क रेखा से सबसे दूर पर है। यानी किस प्रदेश की कैपिटल कर्क रेखा के सबसे समीप है और किस प्रदेश की जो कैपिटल है वो कर्क रेखा से सबसे दूर पर स्थित है, उसको हम देखते हैं। तो देख लीजिए, इसमें एक स्टेट है आपका यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर तो जो इसकी कैपिटल है राजस्थान की कैपिटल, तो ये क्या है, तो ये कर्क रेखा से सबसे दूरी पर स्थित है, यानी इसकी जो दूरी है कर्क रेखा से वो बहुत अधिक है। उसी तरीके से एक दूसरा जो स्टेट है झारखंड, तो इसकी जो कैपिटल है वो कर्क रेखा से सबसे समीप है, यहाँ पर समीप है। यानी राजस्थान का जयपुर जो राजस्थान की कैपिटल है वो कर्क रेखा से बहुत दूरी पर स्थित है, और जो झारखंड की जो रांची है वो कर्क रेखा से बहुत समीप पर स्थित है। तो ये भी हम इसको देख सकते हैं, ये भी ज़रूरी हो जाता है आपका। तो यहाँ पर लिख देते हैं ठीक है, यहाँ लिख देते हैं राजस्थान की राजधानी, राजस्थान की राजधानी जयपुर कर्क रेखा से अधिक दूरी पर स्थित है। ठीक, और दूसरा पॉइंट यहां लिख देते हैं झारखंड की यानी रांची कर्क रेखा के अधिक समीप है, यानी बहुत समीप है, बहुत समीप है। तो ये इतने पॉइंट हमने देखे कि कर्क रेखा से सबसे समीप जो स्टेट की कैपिटल है यानी झारखंड की रांची सबसे समीप है, और जो है राजस्थान का जयपुर सबसे दूरी पर स्थित है। तो यानी ये सब चीज़ें हमने कर्क रेखा से संबंधित देख लिया है, और आशा है कि ये आपने समझा होगा। इसके नोट्स आप बनाते जाइए। अब हम बढ़ते हैं, जो हमारा दूसरा है इसी में कर्क रेखा तो हमने समझ ली, अब हम बढ़ते हैं भारतीय मानक समय रेखा की ओर। इसको मिटा देते हैं। और यहाँ लिख देते हैं हम भारतीय मानक समय रेखा। ठीक, इसको हम देखते हैं कि भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है और कहाँ पर स्थित है। तो उसको हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए, जो भारत की मानक समय रेखा है ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास एक जो है मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। इसको कह सकते हो आप, इसको आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो ये जो भारतीय मानक समय रेखा है ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से होकर गुजरती है, और ये 5 स्टेट से होकर गुजरती है। आगे उसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए कि जो ये यहाँ से गुजरती है, और ये जो है चूंकि ये देशांतर रेखा है, ये कौन सी रेखा है, एक देशांतर रेखा है, और ये कहाँ पर है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। ठीक है, पूर्वी देशांतर है ये कहाँ से गुजरती है, ये चीज़ें हमने देखा। देखिए,
देखिए देशांतर क्या होते हैं, देशांतर के सहायता से हम समय का मापन करते हैं। मैंने बताया था आपको कि अक्षांश की सहायता से हम किसी स्थान की स्थिति का और देशांतर की सहायता से जो है हम समय का पता लगाते हैं। ठीक है, तो देशांतर से क्या करते हैं हम, देशांतर से समय का मापन, समय का मापन करते हैं। ये जो देशांतर रेखा है और अक्षांश रेखा है और ये आपकी जो कर्क रेखा है या फिर जो भी है, ये सारी जो रेखाएं होती हैं काल्पनिक होती हैं, इनका कोई वजूद नहीं होता। इनको अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों ने खींचा, ये आपको याद रखना है। तो मापन करते हैं, ठीक है, करते हैं इसी तरीके से। अब हम इसमें देख लेते हैं कि कैसे मापन करते हैं समय का। आपको पता है कि यानी भारत के यहाँ से, इस स्थान से, मैंने बताया था आपको यहाँ से यानी 68 डिग्री, इस तरीके से यहाँ पर मैंने बताया था आपको 68 डिग्री 7 मिनट मैंने बताया था यहाँ से, और यहाँ पर मैंने बताया था आपको 97 डिग्री 25 मिनट। ये क्या है, यहाँ से लाकर यहाँ तक 30 जो है देशांतर रेखाएं गुजरती है। इस तरीके से यहाँ पर 30 देशांतर रेखाएं गुजर रही होती है इस तरीके से। यानी किसको कह सकते हैं, मान लीजिए भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो क्या है, अरुणाचल, यहाँ पर है आपका गुजरात, और सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश। तो मान लीजिए इस तरीके से हम देख लेते हैं। मान लीजिए इस तरीके से, मान लीजिए ये आपका है आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश को हम कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश है, और ये आपका गुजरात है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर ये 30 अक्षांश रेखाएं जो है यहाँ से लगाकर यहाँ तक गुजरती हैं। इस तरीके से देखिए बात करते हैं, और जो है गुजरात से लगाकर के अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर है। कैसे, वो हम समझते हैं आगे। सबसे पहले इसमें समझ लीजिए कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं, तो ये हमारी पृथ्वी पर, ये पूरी पृथ्वी पर 360 होती हैं। यानी जो देशांतर रेखाएं होती हैं, इस तरीके से इसको समझेंगे। मान लो कि ये इस तरीके से हो गई, इसको कहा जाता था, मैंने बताया था आपको प्राइम मेरिडियन। ठीक है, इसको प्राइम मेरिडियन, इसको मैंने ग्रीनविच भी बताया था कि ग्रीनविच भी कहते हैं इसको ग्रीनविच भी कहते हैं, या इसको प्रधान यामोत्तर भी कहते हैं। ठीक है, ये समय का निर्धारण करती है। इसमें समझ लो पहले कि ग्रीनविच से जो पश्चिम में देश होंगे, ग्रीनविच में जो पश्चिम में देश होंगे उनका समय घटाया जाएगा, और जो पूरब में देश होंगे उसका समय जो है जोड़ा जाएगा। और इससे क्या होता है कि इससे यानी 0 डिग्री से इधर 180 देशांतर रेखाएं हैं, और इधर भी जो है आपकी 180 देशांतर रेखाएं हैं। यानी टोटल इसको अगर हम गुना करेंगे 180 2, तो ये टोटल 360 निकलते हैं। यानी पूरी पृथ्वी पर 360 जो है देशांतर रेखाएं हैं, और हमारी जो पृथ्वी है वो एक चक्कर पूरा करती है 24 घंटे में। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारी पृथ्वी है तो अपना एक चक्कर पूरा करेगी 24 घंटे में, और इस 24 घंटे के दरमियान वो 360 अक्षांश रेखाएं क्रॉस करेगी। हमारी पृथ्वी घूमती कैसे वो भी देख लीजिए। देखिए जो हमारी पृथ्वी है तो ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री पर, यहाँ पर 23.5 डिग्री पे पृथ्वी हमारी झुकी हुई है, और ये जो है घूमती कैसे है, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व हमारी पृथ्वी घूमती है। और जो है इसी कारण क्या होता है कि जो हमारा जो सूर्य है, यानी पृथ्वी अगर पश्चिम से पूर्व घूमती है तो बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि सूर्य को भी जो है तो पश्चिम में निकलना चाहिए और पूर्व में अस्त होना चाहिए। तो ऐसा नहीं, इसमें इसका सीधा सा मतलब ये है कि पृथ्वी तो पश्चिम से पूर्व घूमती है, लेकिन भौतिकी का एक नियम है, अगर किसी स्थिर जो है वस्तु के पास से अगर हम गुजरते हैं तो वो जो है वस्तु हमें दूर जाती हुई दिखाई देगी। आपने भी देखा होगा, होता भी ऐसा ये है कि जब हम किसी मोटरसाइकिल से या किसी भी चीज़ से अगर हम सफ़र करते हैं, जब हम उसको बढ़ाते हैं आगे, तो हमें दिखाई देगा जो हमारे पीछे, जो हमारे सामने पैरेलल जो एक पेड़ है वो हमें उल्टी दिशा में जाता दिखाई देगा। वो जाता नहीं, वो स्थिर है। लेकिन भौतिकी का नियम है कि जब हम किसी स्थिर वस्तु के सामने से गुजरते हैं तो वो हमें उल्टी जाती प्रतीत होती है। अमूमन क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन यहाँ पर स्थिर वस्तु सूर्य नहीं है, ये आपको याद रखना है। स्थिर वस्तु मैंने कहा है, लेकिन सूर्य जो है स्थिर नहीं है। सूर्य भी जो है आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है।
हमारी आकाशगंगा, मंदाकिनी, मिल्की वे, तो सूर्य भी चक्कर लगा रहा है मंदाकिनी का। सारी चीज़ें यानी 8 ग्रह भी चक्कर लगा रहे हैं जो है सूर्य का, और सूर्य चक्कर लगा रहा है अपनी मंदाकिनी का। यहाँ पर स्थिर से आप ये ना समझ जाइएगा, जब आगे अब एस्ट्रोनॉमी हम पढ़ाएंगे आपको तो उसमें ये चीज़ें बताएंगे डीपली। तो क्या होता है, और जो सूर्य होता है तो मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करने में उसे 25 करोड़ साल का समय लगता है। कितना लगता है समय? 25 करोड़ साल का समय लगता है, और उसे कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। 25 करोड़ का समय लगता है जो है सूर्य को मंदाकिनी का चक्कर लगाने में। तो यानी उसको हम अलग टॉपिक पे देखेंगे। तो उसी तरीके से हमारी जो पृथ्वी है तो वो 360 डिग्री घूमती है। यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं, यानी 360 डिग्री होता है, ठीक। 360 24, इसको हम इसका करेंगे तो निकल के आएगा 15। यानी पृथ्वी जो है तो जो है 1 घंटे में पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, ठीक है। 15 डिग्री घूमती है, तो यानी 1 डिग्री की जो है कितने मिनट में घूमेगी? तो उसमें सीधा तरीके समझ लीजिए, मान लीजिए कि 1 डिग्री की हम बात करते हैं, तो मान लीजिए कि 15 हो गया, और एक जो है घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो इसको हम यहाँ लिखते हैं। तो जब हम 15 को इससे 60 से इसका जब हम कर देंगे, भाग कर देंगे, तो 4 मिनट निकल के आएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक जो है 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। तो इससे यानी इसको हमने इससे ये निकल गया इससे, तो यानी यहां पर हम लिख देते हैं इसका निष्कर्ष, पृथ्वी 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है। यानी 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है, ठीक है। मैंने बताया था आपको इस तरीके से, मैंने बताया था आपको यानी 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से मान लीजिए मैंने ये देशांतर रेखाएं मैंने खींच दी। तो यानी मैंने बताया था कि ये पॉइंट हो जाएगा आपका गुजरात, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका एपी यानी अरुणाचल प्रदेश। ये क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, ठीक। यानी यहां से लगा करके यहां तक 30 जो है देशांतर रेखाएं गुजर रही हैं। कितनी देशांतर रेखाएं गुजर रही हैं? 30 देशांतर रेखाएं इसमें गुजर रही हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है, तो इसको हम कैसे देखेंगे? सीधा सा इसका ये है कि 30 इंटू 4 120, 4 3 12 120, यानी कह सकते हैं इसको 2 घंटे। यानी जो सूर्य है तो यानी गुजरात से लगा करके अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का समय है। कैसे 2 घंटे का समय है? यानी कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि 30 डिग्री, यानी यहां पर सूर्य निकला तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 करते, यानी उसको यहां से इसको सूर्य का प्रकाश यहां तक पहुंचने में जो है 2 घंटे के समय लेगा। इसी के लिए जो है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में जो है तो 2 घंटे का अंतर होता है। क्यों 2 घंटे का अंतर होता है इसको हम समझेंगे। इसमें देखिए, इस तरीके से मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी हमारी है, और ये हमारा सन है। ये क्या है? ये सन है। इसको रेड से कर देते हैं। ये हमारा सन है। तो और पृथ्वी हमारी ये है, और ये जो है झुकी हुई है 23.5 डिग्री झुकी हुई है,
और उसी तरीके से ये मैंने बताया था आपको, ये रेखा थी भूमध्य रेखा और ये थी आपकी जो है ग्रीनविच रेखा या प्रधान एवं रेखा, और ये था आपका, ये पूर्व था आपका हिस्सा और ये था आपका पश्चिम वाला हिस्सा। तो हमारा जो भारत है वो कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर स्थित है। भारत हमारा यहीं पे तो स्थित है, ये हमारा भारत स्थित है। और भारत के पूर्व में यानी यहाँ पर भारत का पूर्वी हिस्सा कौन सा है? ये हिस्सा अरुणाचल प्रदेश हिस्सा है। और पृथ्वी घूम कैसे रही है? पश्चिम से पूर्व, यानी पश्चिम से पूर्व हमारी पृथ्वी घूम रही है। उसी तरीके से तो अगर सूर्य यहां से उदित हुआ, यहां पे अगर सूर्य हमारा यहां पर उदित हुआ, तो मान लीजिए कि अगर सूर्य की किरणें निकली तो सबसे पहले कहां पड़ेंगी? अरुणाचल प्रदेश में पड़ेंगी, यानी इस हिस्से में पड़ेंगी, इस हिस्से में पड़ेंगी। और धीरे धीरे जो है फिर वो होते होते इस तरीके से यहाँ तक आएंगी। यानी कहने का मतलब ये होगा कि अगर जो है अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 10 बजेंगे, सुबह के 10 बजेंगे, तो गुजरात में क्या होगा? वहाँ पर सुबह के 8 बजेंगे। यानी मान लीजिए कि अगर वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में दिन निकल गया, वहाँ पे सवेरा हो गया, तो यहाँ पर जो है सवेरा नहीं होगा, यहाँ पर सवेरा होने में समय लगेगा। तो उसी तरीके से ये इसको हम समझेंगे। देखिए, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको वो कुछ समय में ही क्या होता है कि वो अपनी एक निर्धारित जो है दूरी तय करता है और उसको एक समय लगता है स्थान पर पहुंचने तक। यानी जो हमारा सूर्य है तो इसकी जो किरणें होती हैं ये 18 डिग्री तक ही पहुंच पाएंगी। मान लीजिए कि ये हम बना देते हैं, ये कुछ रेखाएं हम बना देते हैं इस तरीके से, ये कुछ रेखा बना देते हैं और ये है हमारा सूर्य। ये है हमारा सूर्य है। तो इसकी जो किरणें निकलेंगी वो सिर्फ 18 डिग्री तक ही पहुंच पाती हैं, 18 डिग्री से आगे नहीं पहुंच पाती हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि ये आपका हो गया 6 डिग्री और ये हो गया आपका 12 डिग्री और ये हो गया आपका 18 डिग्री। कहाँ तक पहुंच पाती हैं? सिर्फ पहुंच पाती हैं यहां तक, इसके आगे नहीं पहुंच पाती हैं। यानी अगर सूर्य यहां पर उदित हुआ और अरुणाचल प्रदेश में सुबह हुई तो ये 18 डिग्री तक, यानी भारत के मध्य में कहीं तक ही पहुंच पाएगा, आगे नहीं पहुंच पाएगा। यानी आगे, और इसमें जो ये 6 डिग्री पर क्या होगी, यहां पर स्थिति ये होगी कि यहां पर जो सूर्य का जो इसकी प्रकाश होगी वो अधिक होगी, यहीं पे क्या होगी? अधिक होगी। यहां पर थोड़ी कम होगी, थोड़ी कम होगी, और यहां पर क्या होगी? बहुत कम होगी। यहां पे क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी। जो सूर्य की किरणें होगी बहुत कुछ कम हो जाएंगी। जब सूर्य की किरणें पहुंचती हैं यहां तक 6 डिग्री तक, उस कंडीशन को कहा जाता है सिविल। उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं हम सिविल टुलाइट। यानी जब 6 तक पहुंचती है तो उसे कहते हैं हम सिविल टुलाइट। ठीक। जब 12 डिग्री पे पहुंचती है तो उसे हम कहते हैं नॉटिकल टुलाइट। नॉटिकल टुलाइट। और जब 18 डिग्री पर सूर्य की किरणें पहुंचती हैं तो उसको कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल टुलाइट। यानी इस जब ये 12 पे पहुंचेगा तो नॉटिकल, 18 पे पहुंचेगा तो एस्ट्रोनॉमिकल, और जब ये 6 पे रहेगा तो टुलाइट जो है सिविल टुलाइट कहा जाएगा। यानी भारत में जो है किरणें लगभग 18 डिग्री तक पहुंचेंगी। यानी मान लीजिए यहां तक पहुंचेंगी, यहां तक नहीं पहुंचेंगी। तो इस स्थिति में अब यहां पर जो है समय निर्धारण की बात आ गई। क्या था कि पहले जो है हम ग्रीनविच को ही मानते थे, यानी यहां को इस तरीके से यहां पर हम बना देते हैं, इस तरीके से ही ग्रीनविच था 0 डिग्री पर, और इसको ही हम क्या करते थे?
पूरी दुनिया की मानक समय मानते थे, लेकिन जब तीव्र गति से चलने वाले वायुयान बने, तीव्र गति से चलने वाले जो है रेलगाड़ी बनी, तीव्र गति से चलने वाहन बने, तो अब इस स्थिति में जो है समय का निर्धारण बहुत ज़रूरी हो गया था। इसी के लिए हमने जो है अपनी एक मानक समय रेखा बनाई। इस मानक समय रेखा को हमने बनाया और इस मानक समय रेखा से क्या हुआ कि हम एक जो है अलग अलग प्रदेशों के बीच में संबंध को बना सकते, संतुलन बिठा सकते थे। इसी के लिए जो है हमने इसको चुना था कि जो है इस तरीके से ये चीज़ें इसमें हो जाएंगी। पहले इसको करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसके लिए वैज्ञानिकों ने इस पर कोई जो है जोर ही नहीं दिया था। लेकिन जो ये 82.5, अब इसमें एक प्रश्न ये आता है कि 82.5 को इसको हमने क्यों चुना था। 82.5 चुनने का हमारा कारण क्या था? इसको हम 80 चुन सकते थे, 82 चुन सकते। देखिए अंतर्राष्ट्रीय एक नियम है कि हमें जो है कोई भी अगर हमें देशांतर रेखा चुननी है तो वो रेखा जो है 7.5 के गुणन में होनी चाहिए, यानी 30 डिग्री यानी 30 मिनट उसका आना चाहिए, 30 मिनट आना चाहिए, यानी 7.5 आना चाहिए। इसी के लिए जो है हमने इसको जो है कहता है कि या तो फिर जो है 60 आवे या 30 आवे, है कि नहीं है। तो इसी तरीके से इसको हम देखते हैं, इसीलिए हमने चुना क्योंकि ये जो 7.5 था भाई, तो ये जो है गुणन में आता था, यानी 30 डिग्री आता था। इसी के लिए हमने इसको इतना चुना था। बात करते हैं हम इसकी कि भाई जो हम ग्रीनविच से कितनी दूरी पर स्थित है। मान लीजिए कि ये ग्रीनविच है और हम 82.5 यानी कुछ यहाँ पर ठहरते हैं, हमारी स्थिति यहीं पर है ईस्ट में, तो हम ग्रीनविच से कितना घंटे आगे, ये भी एक प्रश्न हो जाता है कि ग्रीनविच से कितना घंटे हम आगे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 15 डिग्री हम 1 घंटे में घूमते हैं और 1 डिग्री 4 मिनट में घूमते हैं। तो इस तरीके से इसको करने का हम इसको एक आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं, इसको आप लोग नोट जरूर करते जाइए फ्रेंड्स। देखिए इसके लिए क्या है, 82.5 जो है तो इसमें से हम निकाल लेते हैं 75 को हमने निकाला 75 को, और इसको क्या किया हमने 15 से इसको कर दिया भाग, तो 15 पचे 75, ठीक है, यानी 5 घंटे ये निकल के आ गया। ठीक, अब इसमें बचा था 7.5 बचा, तो अब हमने उसमें क्या किया, 7.5 को हमने 7 इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं सब, 7.5 को हमने 4 से गुना किया तो वो निकल के आया कुछ 30 मिनट, 30 निकल के आया। यानी बात की जाए तो 5 घंटे 30 मिनट, यानी इसमें कह सकते हैं हम कि हम जो है ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट आगे। हम यहां पर लिख सकते हैं इसको, हम ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। हम आगे इसके लिए हैं फ्रेंड्स क्योंकि भारत है पूर्वी गोलार्ध में। मैंने बताया था आपको कि पृथ्वी का जो पूर्वी हिस्सा है ये इसमें जितने भी देश पड़ेंगे, यानी ग्रीनविच रेखा बीच से गुजर रही है और इसके पूर्व में जितने भी देश हैं तो वहां पर समय को जोड़ा जाएगा। इसी कारण पूरब में स्थित होने के कारण, भाई पूरब में स्थित होने के कारण, पूरब में स्थित हमारा भारत यहां पर पूरब में है, तो समय को क्या होगा, जोड़ा जाएगा, समय जोड़ा जाएगा और यहां पे समय घटाया जाएगा, यहां पे समय क्या होगा, घटाया जाएगा। तो उसी तरीके से जब यहां समय जोड़ते हैं हम तो 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं हम किससे, ग्रीनविच से, 5.5 घंटे ग्रीनविच से आगे हैं। अगर हम 82.5 पश्चिम में स्थित होते, अभी पूर्व में स्थित हैं, अगर हम पश्चिम में स्थित होते तो हम जो है 5.5 घंटे ग्रीनविच से पीछे होते। तो अगर आपसे पूछे कोई कि ग्रीनविच से हम कितने घंटे पीछे हैं तो जो है या आगे हैं, तो 5.5 घंटे हम ग्रीनविच से आगे हैं। और जो है जब मान लीजिए कि जब ग्रीनविच एक शहर, एक प्रयोगशाला का नाम है जो कि लंदन में स्थित है और वहीं से ये रेखा होकर गुजर रही है, इसी के लिए इसको ग्रीनविच भी कहा जाता है। हिंदी में इसे प्रधान यामोत्तर भी कहते हैं। और इस रेखा से क्या कहते हैं हम कि हम जो है 5.5 घंटा जो है हम आगे हैं। अगर मान लीजिए कि
लंदन यानी ग्रीनविच में अगर दोपहर के 12 बजे होंगे तो भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे, ये जान लीजिए आप। तो इसी तरीके से आज जब हम अक्षांश और देशांतर समझाएंगे आपको, जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा जब आपको हम पढ़ाएंगे तो उसमें कुछ ज़्यादा डीपली आपको बताया जाएगा। अभी सिर्फ इस क्लास में हम थोड़ा इसको डीप ही, थोड़ा हल्का सा इसको सिर्फ हमने एक ओवरव्यू दिया है आपको, बेहतर के लिए हम आगे और आपको बात करेंगे इसमें। तो ये हो गया इतना। तो यानी ग्रीनविच से हम 5.5 घंटा आगे हैं, और जो है ये सब चीज़ें इसमें हमने बता दिया आपको। 82.5 डिग्री क्यों रखा ये भी मैंने बता दिया। देखिए जो ग्रीनविच, जो ये आपका जो ये पूर्वी देशांतर, एक देशांतर रेखा है, ये भारत के 5 प्रदेशों से होकर गुजरती है, उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं उसको, यहाँ लिख देते हैं हम भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 प्रदेशों से होकर गुजरती है। 5 प्रदेशों से होकर गुजरती है। इसको हम मैप पे समझेंगे कौन सा प्रदेश कहाँ पर है, उसको देख लेते हैं। देखिए पहले एक प्रदेश यहाँ पर आपका पड़ेगा, यहाँ पर कोने में उत्तर प्रदेश। सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश में इंटर होगी। मैंने बताया भी आपको है कि जो भारतीय मानक समय रेखा है, तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश में प्रविष्ट होगी, उसके बाद फिर आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश में प्रविष्ट होगी, जो है मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पर एक स्टेट है आपका उड़ीसा से गुजरेगी, फिर आंध्र प्रदेश। फिर कहाँ से गुजरेगी? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से होकर गुजरेगी। ठीक, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरी, यानी भारत के ये 5 स्टेट से होकर गुजरती है। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो है पूर्वी देशांतर अर्थात भारतीय मानक समय रेखा है और जो कर्क रेखा है, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। कहाँ पे काटती है? छत्तीसगढ़ में। हम लिख भी देते हैं यहाँ पर, कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में क्या करती है? एक दूसरे को काटती है। ये मैंने यहाँ पर इसको बना दिया है वैसे, तो आप इस समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती हैं। ये समय के, इसको आप ये देख लीजिएगा कि ये जो रेखा मैंने यहाँ पर बनाई है आपको, ये सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल समझाई थी। ये जो रेखा है बेसिकली, तो ये इस तरीके से छत्तीसगढ़ में काटती है, समझ लीजिए। ये सिर्फ मैंने ये मैप जो बताया था आपको, तो ये सिर्फ एज ए एग्जाम्पल के लिए बताया था, लेकिन जो ये रेखा है वो एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है।
तो इतना ही कुछ था, ये महत्वपूर्ण था आपके लिए जो कि मैंने बताने का प्रयास किया है। और बेहतर जो है आशा है कि आपको ये क्लास बहुत बेहतर लगी होगी। अगर आपको क्लास बेहतर लगे, अगर आपको लगे कि मैंने परिश्रम किया है आपके लिए, जो क्लास मैंने बनाई है, क्लास को डिज़ाइन किया है, इस क्लास में मैंने मेहनत की है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को ऐड किया है, तो उसके लिए क्या करिए कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके आप नोट्स ज़रूर बनाते जाइए। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।